हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन। तो मैं जयकेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं और इस नई वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं और पढ़ाने वाला हूं, ठीक ना। ताकि आपको पूरा ये वीडियो समझ में आ जाएगा और बहुत ही अच्छी भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, चैनल का नाम आप लोग जानते हैं, जिस चैनल पर पढ़ रहे हैं सरल सॉल्यूशन नाम है। ये देखिए वीडियो पार्ट, ये देखिए वीडियो पार्ट अंतिम है, ठीक ना। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए अनसॉल्व सेट नंबर 2021 का है, सेट 1 है और देखिए कोड है 347FZ, ठीक ना। आज ये अंतिम वीडियो, इसमें प्रश्न नंबर 6 का क और क का अथवा, क और ख का अथवा और 7 का भी क और ख और उसका अथवा लेकर आए, यानी कि 7-8 क्वेश्चन है, 5-5 नंबर का, ठीक ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए वीडियो पार्ट अंतिम है, ये सेट नंबर 21 का जो सेट नंबर है पहला वाला उसका। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 का क वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का वर्णन एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। नाइट्रिक अम्ल की पहला है कॉपर तथा फास्फोरस से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। ये देखिए आपका ओस्टवाल्ड विधि हम लिख लिए, ठीक ना। तो वह ओस्टवाल्ड विधि में क्या है कि इस विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 308 अंश सेल्सियस पर अमोनिया का वायु द्वारा ऑक्सीकरण कराया जाता है तथा प्राप्त NO2, जो आपको NO2 प्राप्त होगा, उससे H2O के साथ रिएक्शन कराकर क्या कराते हैं, HNO3 प्राप्त करते हैं, ठीक ना। बहुत ही सरल भाषा है, बहुत ही सरल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्राप्त करेंगे। देखिए कह रहा है कि इस विधि में क्या लेना है आपको, प्लेटिनम उत्प्रेरक लेना, PT उत्प्रेरक होगा और लगभग कितने अंश सेल्सियस पर, 800 अंश सेल्सियस पर गर्म करेंगे। अमोनिया का वायु द्वारा ऑक्सीकरण कराया जाए, ठीक ना। 800 अंश सेल्सियस पर PT उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 अंश सेल्सियस पर क्या करेंगे, अमोनिया को वायु द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे और देखिए प्राप्त होगा आपको NO2, ठीक ना। क्या प्राप्त होगा, NO2 प्राप्त होगा। फिर उसके बाद H2O के साथ ये इस NO2 का रिएक्शन करा देंगे। जब H2O इसके साथ रिएक्शन करेगा तो HNO3 में परिवर्तित हो जाएगा, आपका नाइट्रिक अम्ल बनकर तैयार, ठीक ना। कितना आसान था। तो देखिए यहाँ पर देखिए अमोनिया लिए, NH3 प्लस O2 लिए, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति है। फिर उसके बाद देखिए 800 अंश सेल्सियस पर गर्म कर दिए। फिर देखिए आपका NO2 प्राप्त हो गया। अब प्लस में H2O ले रहे हैं, ये H2O यहीं से निकल रहा है, ठीक ना। फिर दूसरा H2O देखिए NO2 प्लस H2O यहाँ पर लिए, NO2 प्लस H2O से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर देखिए HNO3 क्या बना, HNO3 प्लस HNO2 बना। HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल, HNO2 क्या है, नाइट्रस अम्ल, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका नाइट्रिक अम्ल बनकर तैयार हो गया। अब देखिए ये विधि हम लिखे, अरे यार कितना फिगर अच्छा बना है, ठीक ना। तो ये देखिए फिगर है, जो कि ये वाला जो है आपका, ये कैटालिस्ट चैम्बर यानी कि उत्प्रेरक कक्ष है, ठीक ना। उत्प्रेरक कक्ष है, उत्प्रेरक देखिए क्या है, PT उत्प्रेरक लिया गया है। यहाँ से NH3 और O2 को प्रवाहित किया जा रहा है और ये ऐसे ऐसे जा करके NO प्लस O2 से, यानी कि NO में और NO मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये क्या बन जा रहा है, NO2 बन जा रहा है। NO2 से ये क्या हो जा रहा है, देखिए यहाँ से आता है, ये अवशोषण कक्ष है तो इसमें से अवशोषण होकर के यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे आते हैं और देखिए ये जो वाटर है ना, ये वाष्प बनकर वाटर निकल रहा है, H2O, ठीक ना। H2O निकल जाता है। फिर यहाँ पर देखिए नीचे से HNO3 बन जाता है, ठीक ना। और ये जो लिखा गया है, ये ऐसे ऐसे किया गया है, ये अब्रक है, ठीक, ये अब्रक है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे जो है HNO3 इधर से निकल जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसके कुछ और थोड़ा सा नमूने देख लेते हैं और देखिए इसमें कुछ इसके गुण है, ठीक ना, गुण। अब इसके गुण देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है गुण में क्या है, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, अर्थात यह पारदर्शी पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक ना, क्योंकि यह विघटित होकर अनवजात ऑक्सीजन देता है। क्या होता है, यह विघटित होकर यानी कि टूट करके क्या देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है, इसलिए क्या कर देता है, पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक ना। उपयोग में देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग प्रायः, भला कि ये चीज़ नहीं पूछा आप, गुण और उपयोग नहीं पूछा है, बट हम करा दे रहे हैं, ठीक ना। इसका उपयोग प्रायः गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर को पिघलाने में किया जाता है। जैसे ही नाइट्रिक अम्ल में गोल्ड या फिर सिल्वर डालेंगे, कोई भी धातु, तो वो क्या कर देगा, उसको ना देखने खौलाने लगता है, यानी कि पिघलाने लगता है, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा, इसका विशेष उपयोग विस्फोटक पदार्थ
रंजकों तथा दवाइयों के बनाने में किया जाता है, ठीक ना। तो इसका उपयोग हो गया। अब देखते हैं, हम आगे आते हैं, ठीक ना, इसके आगे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन और पूछा है कि Cu तथा फास्फोरस से, यानी कॉपर तथा फास्फोरस से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी हमें लिखना था, ठीक ना। तो हम इसका रासायनिक समीकरण देखिए यहाँ पर लिखें, HNO3 प्लस Cu, HNO3 प्लस Cu, यानी कि नाइट्रिक अम्ल से कॉपर का रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो ये देखिए कॉपर नाइट्रेट बना, यह CuNO3 का ट्वाइस बना प्लस H2O बोला और NO निकल गया, ठीक ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड निकल गया। उसके बाद देखिए HNO3 प्लस P, यानी कि फास्फोरस से रिएक्शन हुआ तो फास्फोरस बनाएगा। देखिए ये NO2 बनाया, H3PO4 बनाया, H3PO4, और ये देखिए H2O निकल गया, ठीक है ना। NO नाइट्रोजन गैस भी निकला है, अरे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकला है, और यहाँ पर H3PO4 बना एसिड है, और H2O ये निकला है, ठीक ना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 के क का अथवा हम लेकर आए हैं, जो क का खत्म हुआ, अथवा लेकर आए। अथवा देखिए क्या है, क्या होता है जब ओजोन क्रिया करता है, ठीक ना। क्या होता है जब ओजोन क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है भाई, तो यहाँ पर लिखा गया ओजोन लेड सल्फाइड से क्रिया करता है, तब क्या होता है। तो देखिए PbS क्या होता है, लेड सल्फाइड होता है, ये PbS, ये लेड है, ये सल्फाइड, लेड सल्फाइड। O3 ओजोन का सूत्र होता है। O3 जब PbSO4 से क्रिया करता है तो PbSO4 लेड सल्फेट बनता है, क्या बनता है, लेड सल्फेट बनता है, प्लस में O2 गैस निकलती है, ठीक ना। उसके बाद देखिए जलीय पोटेशियम आयोडाइड विलयन से क्रिया करता है, तब क्या होता है, ये देखिए कि पोटेशियम आयोडाइड और H2O है, तो ये जलीय पोटेशियम आयोडाइड हो गया। O3 ओजोन है, ओजोन रिएक्शन करेगा तो देखिए KOH क्या है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, फिर O2 निकल गया और I2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, I2 आयोडाइड फॉर्म, आयोडाइड बन जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए गवलाइन नाइट्रिक ऑक्साइड से क्रिया, नाइट्रिक ऑक्साइड देखिए NO सूत्र होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, NO ओजोन O3, इसके साथ जब ओजोन क्रिया करता है तो यहाँ पर देखिए NO2 बन जाता है, प्लस में O2 निकल जाता है, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है और 2 ऑक्सीजन जो बचा O2 गैस के रूप में क्या होता है, निकल जाता है, ठीक ना। उसके बाद आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इसी क के अथवा वाले में एक क्वेश्चन और है, दूसरा वाला कि सल्फर के 4 ऑक्सी अम्लों के संरचना सूत्र लिखे, ठीक ना। सल्फर के 4 ऑक्सी अम्ल के सूत्र लिखने हैं, 4 ऑक्सी अम्लों के संरचना सूत्र लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पर सल्फर के 4 ऑक्सी अम्ल कौन कौन से, पहले सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा सल्फर के साथ रहेगा वो सल्फर का ऑक्सी अम्ल रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें देखिए O है और S है और H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। इसमें देखिए इसको बोलेंगे सल्फर का ऑक्सी अम्ल। अब इसका संरचना देख लेते हैं। देखिए इसकी संरचना जो होती है S डबल बॉन्ड O OH और OH, ठीक ना, 2 हाइड्रोजन हो गए और 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 और 1 सल्फर हो गया, ठीक ना, ये संरचना हो गई। दूसरा है सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल क्या होता है, H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। देखिए SO डबल बॉन्ड O और OH, ठीक ना, और जो यहाँ पर डबल बॉन्ड ये वाला बचा है तो ऑक्सीजन है नहीं कि डबल बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर एक लोन पेयर बच गया, ठीक ना, इसको बोलेंगे एक लोन पेयर, ठीक। अब देखिए तीसरा वाला है थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। तो थायोसल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होता है, H2S2O3, यानी कि जो हाइड्रोजन और सल्फर की संख्याएं बराबर है और O कितना है, 3 बार O है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए S से डबल बॉन्ड S और इस S से डबल बॉन्ड O है, फिर इसके साथ OH है, फिर इस S के साथ OH, ये इसकी संरचना हो गई। उसके बाद देखिए चौथा वाला है, 4 पूछा था, चौथा देखिए डाई सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल भी इसको कहते हैं, ठीक ना। H2S2O7 को डाई सल्फ्यूरिक अम्ल या पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसका नाम है, ठीक ना। अब देखिए संरचना सूत्र इसका, यस है डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH, फिर इसके बाद O है और यस जो है दोनों यस इस O के साथ लगे हुए हैं, ठीक ना, एक एक सिंगल बॉन्ड से, ठीक। फिर यहाँ पर इसके साथ एक O, फिर डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड OH, ठीक ना। ये रिएक्शन हो, ये मतलब संरचना सूत्र हो गया डाई सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 6 का क आपका खत्म हुआ, 2 क्वेश्चन इसमें का। अब देखिए आते हैं प्रश्न नंबर 6 के ख में, ठीक ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 का ख है, ठीक ना, 6 का ख है। तो इसका देखिए कह रहा है कि एल्किल फेनिल ईथर में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की क्रिया विधि लिखिए तथा एनिसॉल की निम्नलिखित अभिक्रिया लिखिए। पहला है हाइलोजन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और नाइट्रीकरण, ठीक ना।
अब देखिए हम इसका एल्किल फेनिल ईथर का पहले आपको इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रियाविधि बता देते हैं। अब देखिए ये देखिए क्या है, एल्किल है और ये फेनिल है और ये ईथर है, ठीक ना। ROR क्या होता है, ईथर होता है, ये एल्किल फेनिल ईथर हो गया। अब देखिए जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन पर। ये लोन पेयर यहाँ पर देखिए ये बांड हम ऐसे बनाए अभी इंजन में, ठीक ना, तो ऐसे ही लेकर जाएंगे। देखिए ये वाला लोन पेयर से क्या करता है बांड, ये ऑक्सीजन बांड यहाँ पर बनाता है कार्बन के साथ, तो कार्बन के पास हो जाता है 1 2, यानी कि इस कार्बन के पास 2 और 2 यहाँ पर 4 1 5 बांड हो जाता है। अब 5 बांड होने के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है, तो ये भैया कहता है कि हमारे पर मतलब गरीबी आने लगी, ये कार्बन बांड उठा लेता है, ठीक ना। इस बांड को ऐसे ले लेता है और इस पर आ जाता है। यहाँ पर देखिए कार्बन ऑक्सीजन जब 3 बांड बनाएगा, एक ठे R के साथ बनाया है, 2 ठे कार्बन के साथ, तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और ये जो बांड उठाएगा तो इस कार्बन पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर देखिए निगेटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पर। अब ये कार्बन क्या करेगा, यही मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो रेजोनेंस इसमें रेजोनेंस होगा, तो ये वाला क्या करेगा, जो कार्बन ये अपना माइनस चार्ज इस वाले कार्बन को देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बांड हो जाएगा और ये वाला डबल बांड घुसुक जाएगा इधर, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं डबल बांड यहाँ पर हो गया, और जो माइनस चार्ज था इस वाले पर ये बांड उठाया है, तो जो वाला कार्बन बांड उठाएगा उसी कार्बन पर माइनस चार्ज जाएगा, ठीक ना, क्योंकि एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब एक माइनस चार्ज। तो यहाँ पर देखिए आ गया माइनस चार्ज। अब ई माइनस चार्ज का ई कार्बन कहेगा मैं क्या करूँगा भाई इस माइनस का, तो ई क्या करेगा कि ई वाला जो कार्बन है, ई कार्बन कह देगा भैया तुम ले लो इसको, ठीक ना, तो ये वाला बांड यहाँ पर बन जाएगा, तो ये बांड देखिए यहाँ पर बन गया, और ये बांड इस कार्बन पर 4-5 बांड हो गए, 5 बांड हो गए, तो 5 बांड रह नहीं सकता कार्बन पर, तो ये वाला क्या करता है, ये कार्बन इस बांड को इधर दे देता है, ठीक ना, तो यहाँ पर डबल बांड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस चार्ज हो जाएगा, तो जब बांड उठाएगा ये कार्बन तो इस पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब देखिए निगेटिव चार्ज तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, कहेगा कि कार्बन भैया ये अपना ऑक्सीजन को बांड दे दीजिए, हम लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही, तो ये क्या करेगा, इस पे बांड बनाएगा और ये ऑक्सीजन अपना बांड उठा लेगा, ठीक ना, कार्बन के कहने पर। तो यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन बांड उठा लेगा तो प्लस था, ये माइनस जाएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, वो जैसा था वैसा हो जाएगा, और ये बांड जो है बांड यहाँ पर लग जाएगा, ठीक ना। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बांड इधर से शुरू हुआ था, लेकिन घुमरते घुमरते आ गया इस वाले पोजीशन पर, ठीक ना, इस वाले पोजीशन पर आ गया। यही कारण कि जब क्लोरोबेंजीन या नाइट्रीकरण कराया जाता है, हैलोजनीकरण जब कराया जाता है या सल्फोनीकरण, तो ये जो आपका जो NO2 ग्रुप है और जो क्लोरीन ग्रुप है ये आकर कहाँ पर जुड़ते हैं, आर्थो पर जुड़ते हैं, पैरा पर जुड़ते हैं और इस आर्थो पर, क्योंकि ये निगेटिवली होते हैं। और जहाँ पर देखें यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बार निगेटिव चार्ज आया है, एक बार यहाँ पर निगेटिव चार्ज, एक बार यहाँ पर, ठीक ना, तो एक बार यहाँ पर आर्थो पैरा आर्थो इसी पोजीशन पर, इसलिए वो लोग जुड़ते हैं, ठीक। अब देखिए हाइलोजन देख लेते हैं। हाइलोजन एनिसॉल का हाइलोजन, इसमें कहा है कि क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं आपको, कह रहा है कि लिखिए तथा एनिसॉल की निम्नलिखित अभिक्रिया लिखिए। हाइलोजन लिखना है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फिर नाइट्रीकरण। हाइलोजन का मतलब हाइलोजन से क्रिया, ठीक ना। तो देखिए हाइलोजन हम देखिए यहाँ पर है, ये देखिए क्या है, एनिसॉल है। एनिसॉल का सूत्र क्या होता है, बेंजीन पर OCH3 लगा रहता है, ठीक ना, ये एनिसॉल हो गया। एनिसॉल में क्या करेंगे, Br2 से या X2 से क्रिया कराएंगे। X2 का मतलब Br होता है और Cl होता है, F होता है और I होता है, हाइलोजन परिवार के तत्व होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए Br किस पोजीशन पर जाएगा, आर्थो पोजीशन पर या पैरा पर जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जो Br ये आर्थो पर आया है, या कह सकते हैं पैरा पर आ गया, तो जब आर्थो पर आएगा तो आर्थो ब्रोमो एनिसॉल कहेंगे, और जब पैरा पर आएगा तो पैरा ब्रोमो एनिसॉल कहेंगे, ठीक ना। तो ये इसका मतलब रिएक्शन हो गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए एनिसॉल के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। फ्रीडल क्राफ्ट का मतलब CHCl यानी कि क्लोरोमेथिल और AlCl3 के प्रेजेंस में अभिक्रिया, ठीक ना। तो ये वाला जो CH3 है यहाँ पर जब जुड़ेगा तो यहाँ से एक H निकलेगा, जो H निकलेगा उस Cl के साथ HCl निकाल लेगा, क्या निकाल लेगा, HCl निकल जाएगा, और CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा आर्थो पोजीशन पर या मेटा पोजीशन पर, मेटा पर नहीं जुड़ेगा, आर्थो पर जुड़ेगा या पैरा पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आर्थो पर या पैरा पर, देखिए यहाँ पर भी जोड़ दिए। अगर आर्थो पर जुड़ा तो उसको कहेंगे 2-मेथिल एनिसॉल, और पैरा पर जुड़ा तो 1 2 3 4 4 मेथिल एनिसॉल कहेंगे, ठीक ना।
उसी प्रकार से नाइट्रिकरण देख लेते हैं। नाइट्रिकरण में क्या होता है, देखिए नाइट्रिकरण में HNO3 सांद्र HNO3 की सांद्र HNO3 से रिएक्शन कराते हैं और H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक ना। H2SO4 की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये इसमें से NO2 निकलेगा और OH निकलेगा। OH जो निकलेगा वो OH इस यहाँ पर जो NO2 जुड़ेगा तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H और इसमें का OH क्या हो जाएगा, H2O बना लेगा, ठीक ना। तो वो H2O दिखाया नहीं गया, H2O निकल गया और NO2 इस पोजीशन पर जुड़ जाएगा, या तो इस पर जुड़ जाए या तो पैरा पर। तो देखिए दोनों पर जोड़कर दिखाया, या तो इस पर NO2 या तो इस पर NO2। इसको बोलेंगे आर्थो नाइट्रो एनिसॉल और इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रो एनिसॉल, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे, अगर आर्थो पर जुड़ा है तो आर्थो नाइट्रो एनिसॉल और पैरा पर जुड़ा है तो पैरा नाइट्रो एनिसॉल बोलेंगे, ठीक। तो ये हो गया, ये पेज आपका हो गया, मतलब ये क्वेश्चन 6 का ख का जो क्वेश्चन था ये हो गया। अब देखते हैं अथवा वाला क्वेश्चन, ठीक ना। अब देखिए आ गए प्रश्न नंबर 6 का ख का अथवा, ठीक ना। ख का ये पहला हो गया था और अब देखिए ख का अथवा वाला देख लेते हैं। कह रहा है कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे भैया, देखिए लकड़ी के भंजक आसवन से मेथेनॉल प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, लकड़ी के भंजक आसवन से मेथेनॉल। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लिए इसको, इसकी अभिक्रिया तो नहीं दिया जा सकता क्योंकि लकड़ी का भंजक हम कहाँ से सूत्र लाएंगे भाई। तो यहाँ पर देखिए जब लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े को वायु के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो मेथेनॉल प्राप्त होता है। बहुत सिंपल, बहुत छोटी परिभाषा, ठीक ना। क्या कह रहा है, कुछ नहीं, बस क्या कह रहा है कि जब लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े को वायु के अनुपस्थिति में, यानी कि वायु की उपस्थिति न हो में गर्म करते हैं तो मेथेनॉल आपका प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। वायु जिसमें उपस्थित नहीं होनी चाहिए, अब उसमें गर्म करेंगे उसको, ठीक। दूसरा है शर्करा के किण्वन से एथेनॉल। क्या है, शर्करा के किण्वन से एथेनॉल आपको बनाना है। तो देखिए शर्करा का सूत्र क्या होता है, शर्करा के किण्वन से, किण्वन का मतलब जो शर्करा से किण्वन यानी कि जो शर्करा से मिलता है, यानी कि शर्करा से क्या मिलता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज यही सब तो मिलता है। तो यहाँ पर देखिए C6H12O6 ये इसका किण्वन हो गया। अब देखिए ईस्ट की उपस्थिति में YEAST है, ठीक ना। ईस्ट की उपस्थिति में रिएक्शन हुआ, ये देखिए क्या बन गया आपका एथेनॉल C2H5OH प्लस में 2CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो निकल गई, ठीक ना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और ये देखिए एथेनॉल बनाना था तो एथेनॉल भी बन गया। तीसरा है कि एल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन बनाना है और ईथर दोनों बनाना है, ठीक ना। तो ये इसमें का पहला हो जाएगा। और देखिए पहला क्या है, एथेनॉल के किससे, निर्जलीकरण का मतलब होता है कि जल को निकाल फेंकना, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 और 170 अंश सेल्सियस पर गर्म करते हैं इसको। तो 160 और 170 पर जब गर्म करेंगे तो ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक ना, यानी कि एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथीन बन गया, प्लस में H2O निकल जाएगा। अब देखिए दूसरा वाला इसमें पूछा है कि उसी से ईथर भी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए C2H5OH और C2H5OH दो बार ले लिए और वही उपस्थिति H2SO4 है। और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 160 अंश सेल्सियस था तो यहाँ पर 130 से 140 है, ठीक ना। 160 से 70 था, 130 से 40 है। उसी में गर्म करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, H2O निकल गया, H2O निकल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आपका C2H5O बचा और यहाँ पर C2H5 बचा, ठीक ना। तो ये C2H5O C2H5 जुड़ जाएगा, प्लस में H2O आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। तो डाई एथिल ईथर भी बन गया, ये ईथर भी बन गया और आपका देखिए एल्किल भी बन गया, ठीक ना, एल्कीन। अगला अभिक्रिया इसमें है, कह रहा है कि सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल ईथर आपको बनाना है। क्या बनाना है, सोडियम इथॉक्साइड से डाई एथिल ईथर बनाना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका है। सोडियम, ये देखिए क्या है, सोडियम है, ये ऑक्साइड है, ठीक ना। सोडियम इथॉक्साइड, ये ऑक्साइड है, ये एथेन जुड़ा हुआ है और ये सोडियम है, सोडियम इथॉक्साइड। फिर देखिए C2H5Cl यानी कि क्लोरो एथिन कह लीजिए या फिर एथिल क्लोराइड कह लीजिए, ठीक ना। तो क्लोरो एथेन ले लिए, क्लोरो एथेन को सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा तो माइनस देगा, ये प्लस देगा, ठीक ना। और ये ब्रेक होगा तो यहाँ पर प्लस देगा, ये माइनस देगा, माइनस वाला ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ जुड़ेगा, ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ जुड़ेगा। तो
तो ये इसके साथ जुड़ के C2H5O C2H5 बना लेगा, यानी कि डाई एथिल ईथर जो बनाना था वो बन गया, ठीक ना। और NaCl बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 7 पर, ठीक ना। अब देखिए ये है प्रश्न नंबर 7 का क, ठीक नहीं, क्या है, प्रश्न नंबर 7 का क है। और प्रश्न नंबर 7 का क में क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा है कि एल्केनॉल यानी कि जो एल्कोहल होता है, एल्केनॉल यानी कि एल्केनॉल का मतलब आल है, ठीक ना, एल्कोहल से है, ठीक, से एल्किल हैलाइड बनाने की 5 अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड, यानी जिसमें क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ा हो, ठीक ना। तो एल्किल हैलाइड बनाने का 5 रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। पहला देखिए एथेनॉल का हाइड्रोजन अम्ल द्वारा, ठीक ना, हाइड्रोजन अम्ल, हाइड्रोजन अम्ल का मतलब क्या होता है, HCl, H क्या हाइड्रोजन है और Cl क्या क्लोरीन, और क्लोरीन कहाँ से आया, वो वाला हैलोजन परिवार का ही तो है सदस्य, तो उसको क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड अगर बनेगा तो बनेगा एल्किल हैलाइड उसी से, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम लिए एथेनॉल C2H5OH और HX ले लिए, ठीक ना, यानी कि हाइड्रोजन अम्ल, ठीक ना, हाइड्रोजन अम्ल इसी कहेंगे HX को। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर C2H5X और H2O, यहाँ से OH निकल जाएगा पूरा, यहाँ से OH और यहाँ से H प्लस OH माइनस क्या बनाता है, H2O बनाता है, और X यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा C2H5X और H2O निकल जाएगा, इसको ही बोलेंगे एल्किल हैलाइड, क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड बोलेंगे। निकल गया आपका एक बन गया। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला एथेनॉल, एथेनॉल का NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड के क्रिया द्वारा, ठीक ना, सोडियम ब्रोमाइड की क्रिया द्वारा एथेनॉल से जब हम क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा आपका एथिल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर देखिए C2H5OH NaBr और H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया C2H5Br बना, यानी कि ब्रोमो एथेन कह सकते हैं इसको, ठीक ना, ब्रोमो एथेन बन गया। और यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल गया, ठीक ना, या एथिल ब्रोमाइड का, ये एथिल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, ठीक ना, एथिल ब्रोमाइड निकल गया। अब देखिए दूसरा है एथेनॉल का PCl5 के क्रिया से, ठीक ना, एथेनॉल का PCl5 की क्रिया द्वारा बनेगा। अब एथेनॉल का जब PCl5 से क्रिया कराएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, C2H5Cl क्लोरो, या आपका रख सकते क्लोरो एथेन बन रहा है, प्लस में POCl3 बन रहा है, PO एक जो O बच रहा है वो कहाँ जाएगा, POCl3, 4 Cl हो गया, और जो एक यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा, HCl बन जाएगा, ठीक ना। तो ये बन गया C2H5ClOP प्लस POCl3 प्लस HCl निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला। चौथा वाला है एथेनॉल का SOCl2 के क्रिया द्वारा, ठीक ना। तो एथेनॉल का जब SOCl2 के साथ क्रिया होता है वो भी किसके में, पिरिडीन की उपस्थिति में उसको गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, पिरिडीन की उपस्थिति में उसको गर्म किया जाता है। जब गर्म करेंगे तो ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा C2H5Cl प्लस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक ना। उसके बाद आखिरा वाला और पांचवा है, कह रहा है कि एथेनॉल का जब PB और रेड, PB कैसा होना चाहिए, रेड Br की क्रिया द्वारा कराते हैं, ठीक ना। तो लेड ब्रोमाइड के साथ वो भी रेड लेड ब्रोमाइड के साथ क्या कराना है, रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पर देखिए C2H5OH है और लेड ब्रोमाइड है, लाल है वो भी एकदम रेड, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए C2H5Br यानी कि ब्रोमो एथेन का लीजिए, आप एथिल ब्रोमाइड का लीजिए, बन गया, ठीक ना। तो ये आपका बनकर तैयार हो गया। प्रश्न नंबर 7 का क वाला हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 का ख वाले पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7 का ख वाला कह रहा है कैसे प्राप्त करेंगे, भैया क्या प्राप्त करना है। तो देखिए क्या प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करेंगे, एसीटोफिनोन से बेंजोइक अम्ल, क्या है, एसीटोफिनोन से बेंजोइक अम्ल आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ देखिए एसीटोफिनोन है, ये क्या है, एसीटोफिनोन है, इसको क्या बोलेंगे, ये देखो एसीटोन है, ये क्या एसीटोन, इसमें देखिए फेनिल ग्रुप जुड़ गया तो इसको बोलेंगे एसीटोफिनोन। अब देखिए ये KMnO4 या KOH की उपस्थिति में क्रिया करेगा, इसको H3O यानी कि हाइड्रोनियम आयन से, ठीक ना, हाइड्रोनियम आयन से जब रिएक्शन करेगा तो डायरेक्ट चेंज हो जाएगा बेंजोइक अम्ल में, किसमें, बेंजोइक अम्ल में। तो ये क्या हो गया, बेंजोइक अम्ल बन गया आपका। बेंजीन पर COOH ग्रुप है तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइक अम्ल बोलेंगे। रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ठीक ना, ये सब रिएक्शन याद कर लेना, ठीक। अब देखिए कह रहा है एसीटो, मतलब याद करने का मतलब ये नहीं कि इसको रट्टो, भाई कापी कलम लेकर इसको उस पर आप दोहराइए, ठीक ना। देखिए दूसरा है एसीटोफिनोन से सोडियम बेंजोएट,
एसिटोफिनोन से क्या सोडियम बेंजोएट बनाना है। तो एसिटोफिनोन तो आप जानते हैं सूत्र। देखिए सोडियम बेंजोएट बनाने के लिए क्या लेना है, I2 लेना है, यानी कि आयोडाइड। फिर उसके बाद NaOH भी लेना है। तो दोनों जब रिएक्शन करेगा तो पहले ये देखिए निकल रहा है CHI3 यानी कि आयोडोफार्म, Na सोडियम आयोडाइड प्लस H2O निकल रहा है, ठीक ना। ये सब तीनों चीज़ निकल रही बाहर। उसके बाद देखिए ये डायरेक्ट आपका बन जा रहा है बेंजीन पर COO सोडियम, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजोएट। ये एस्टर ग्रुप है, ठीक ना, ये एस्टर ग्रुप है, इसको 8 जोड़ते हैं O8, तो सोडियम बेंजोएट। ये सोडियम है तो सोडियम, ये पूरा O8 है, सोडियम बेंजोएट, ठीक ना। ये बेंजीन है ना तो बेंजोएट, ठीक, सोडियम बेंजोएट। अब देखिए तीसरा वाला है एथेनॉल से ब्यूट टू इनल। क्या बनाना है, एथेनॉल से ब्यूट टू इनल बनाना है। तो एथेनॉल से ब्यूट टू इनल देखिए ये क्या CH3CHO क्या है, ये एथेनॉल है, ठीक ना, एथेनॉल है। NaOH की उपस्थिति में क्रिया हो रही है, ये क्या बन जा रहा है CH3CH, यहाँ पर OH लग गया और ये देखिए 2 बार लिया गया इसलिए ये बड़ा है, ठीक ना, CH3CHOH CH3CHO, ठीक ना। अब इसको जब हीट किया जा रहा है, तो यहाँ से H2O निकल जा रहा है, ठीक ना, यहाँ से क्या निकल जा रहा है, H2O आपका निकल जा रहा है बाहर। तो H2O जब निकलेगा तो यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और डबल बॉन्ड हो गया तो देखिए क्या बन गया, एथेनॉल ब्यूट टू इनल बन गया, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे, 4 कार्बन क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। और ये डबल बॉन्ड है 2 पर है तो 2 हो गया, और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन कहते हैं, क्या कहते हैं, इन कहते हैं। और इन है और ये सफिक्स, ये जो OH CHO ग्रुप लगा इसके लिए क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, तो इनल हो गया, ठीक ना, ब्यूट टू इनल बनकर तैयार हो गया। फिर देखिए मेथेनॉल से मेथेनॉल हम सोचे थे ये फॉर्मल्डिहाइड से बना लेंगे, लेकिन इससे नहीं बना, ठीक ना। अब देखिए इससे बना है मेथेनॉल से। जब मेथेनॉल का हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा, क्या कराया जाएगा, हाइड्रोलाइसिस करें, हाइड्रोजन से क्रिया अपचयन कराया जाएगा। जब इसका रिडक्शन जब कराया जाएगा Cu की उपस्थिति में, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक। इसमें हाइड्रोजन जुड़ा तो देखिए क्या हो गया, CH3OH हो जाएगा, ठीक ना, CH3OH यानी कि मेथेनॉल हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए पांचवा और अंतिम में कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड से बेंजिल एल्कोहल बनाना है, बेंजल्डिहाइड से बेंजिल एल्कोहल। तो देखिए ये बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पर CHO ग्रुप है तो बेंजल्डिहाइड। ये देखिए क्या लिए हैं, कंसंट्रेट NaOH यानी कि सांद्र NaOH की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं। सांद्र NaOH की उपस्थिति में जब क्रिया कराएं तो ये देखिए आपका बना बेंजिल एल्कोहल, क्या बना, बेंजिल एल्कोहल बना। और एक गो और बन जाएगा बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, ठीक ना। ये सोडियम बेंजोएट है और ये बेंजिल एल्कोहल है। आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक ना, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक। ये आपका प्रश्न नंबर 7 का खत्म हुआ। और अथवा वाला है तो अथवा वाला देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 का ख का अथवा वाला क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों का क्या करना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। तो पहली विधि देखिए एल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, ठीक ना, एल्कोहल या एल्डिहाइड का, अगर एल्डिहाइड भी का ऑक्सीकरण कराएंगे तब भी आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर RCH2OH ये क्या है, एल्कोहल है। इसका जब ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन से क्रिया, वो भी किसकी उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में, तो इसमें से H2O निकल रहा है और ये किस में चेंज हो रहा है, RCHO में, एल्डिहाइड में चेंज हो गया। आप इसको न करके आप एल्डिहाइड से डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर लेते हैं RCHO और इसका ऑक्सीकरण कराते हैं डायरेक्ट, ये RCOOH में बदलता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक ना। तो पहली विधि हो गई। दूसरी विधि मैं आपको बताऊं एल्किल बेंजीन से, ठीक ना, एल्किल बेंजीन से। ये देखिए एल्किल ग्रुप बेंजीन पर जुड़ा है, इसको क्या बोलेंगे, एल्किल बेंजीन। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन है, इसमें एल्किन ग्रुप जुड़ा है CH3। इसको देखिए क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में क्रिया कराया जा रहा है, प्लस में KOH भी लिया गया और हीट किया जा रहा है, ठीक ना। इसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। अब यहाँ पर बने क्या, यहाँ पर CH3 की जगह पर COOK आ गया, ठीक ना, पोटेशियम आ गया, ठीक। ये आ गया पोटेशियम, क्या आ गया, पोटेशियम बेंजोएट बन गया, ठीक ना। फिर पोटेशियम बेंजोएट का अब ये H3O यानी कि हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन कराया जा रहा है, तो यहाँ पर एक गो H आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा और K निकल जाएगा बाहर, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये बेंजीन पर COOH जुड़ गया तो इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड, क्या, बेंजीन, एल्कीन बेंजीन से, ठीक ना।
किससे क्रिया कराना था, एल्किन बेंजीन से क्रिया कराना था, तो ये भी हो गया। उसके बाद देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराकर हम कैसे प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करना है आपको, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये भी तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है ना, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही एक अपरूप है। क्या है, अपरूप का लीजिए, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का मेन ग्रुप है। अब ये आर की जगह पर C6H5 आ गया है, तो वो भी हो जाएगा ना आपका, ठीक ना। उसके बाद देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए RMgX ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, क्या ले लिए, CO2, COO, 2 बार O है तो O2 हो गया, CO2 हो गया। ये वाला बॉन्ड जो ऐसे टूटेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो ये इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव चार्ज, ठीक ना। तो ये निगेटिव, इसमें जब ऐसे बॉन्ड तोड़ लेते हैं तो बहुत आसानी से हम लोग क्रिया भी करा लेते हैं। तो ये निगेटिव वाला इस पॉजिटिव वाले के साथ जुड़ जाएगा, और ये पॉजिटिव वाला जो है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर जुड़ गया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए CO डबल बॉन्ड है, और R इसके साथ जुड़ गया, और O के साथ MgX जुड़ गया पूरा। अब देखिए इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस का मतलब H2O से क्रिया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जो H2O होता है H+ और OH- में टूटता है। तो यहाँ पर जब ब्रेकिंग होगी तो ये प्लस में टूटेगा और ये माइनस में टूटेगा, और ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ जुड़ेगा, और ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, R C और O के साथ H जुड़ गया तो OH हो गया, और ये O तो था ही O, ठीक ना। फिर ये MgX MgOH और X हो गया, ठीक ना। ये बन गया आपका, ये देखिए क्या है, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक ना। चौथी विधि है एसिड हैलाइड से, किससे, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का तो आप लोग नाम सुने ही होंगे। एसिड हैलाइड देखिए क्या होता है, RCO, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही एक एनहाइड्राइड है, ठीक ना, मतलब एसिड हैलाइड है, ठीक, एसिड का ही बना है, जिसमें क्लोरीन जुड़ा होता है, ठीक ना, जिसमें ये RCO और Cl होता है, ठीक। इससे जब क्रिया कराएंगे, इसका क्या कराना है, किसी एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन कराना है। तो ये एसिड का मतलब H+ की उपस्थिति में रिएक्शन कराएं, प्लस में H2O से भी कराना। H2O देखिए यहाँ पर H+ OH- H2O टूटा है, ये H+ OH- में टूटा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आकर आपका OH ग्रुप क्या होगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक ना। OH ग्रुप यहाँ पर क्या हुआ, जुड़ गया, और जो H+ ये निकला, ये Cl- के साथ HCl बना लिया, और ये RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक ना। तीसरी और अंतिम विधि है, पांचवी विधि है और अंतिम विधि है, ठीक ना, एस्टर से। एस्टर से कैसे बनाए, तो देखिए एस्टर से हम लोग कैसे बनाए, ये क्या है आपका एस्टर है। जैसे COO यानी कि RCOOR होता है, तो R की जगह पर फेनिल हो गया, और R की जगह ये C2H5 हो गया, ठीक ना। तो RCOOR हो गया। इसको जब ब्रेकिंग करेंगे तो यहाँ पर ये ब्रेक होता है ऐसे C2H5 में प्लस में, और ये O जो होता है माइनस में। एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, और H+ OH- के साथ ये रिएक्शन हुआ जल की उपस्थिति में, ठीक है। H+ है OH- है, तो ये H+ और OH- हम लिख लिए। जैसा कि क्या होता है कि ये H+ जो है इस ऑक्सीजन माइनस के साथ जुड़ जाएगा, और ये OH- जो है C2H5+ के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यार RCOOH बन जा रहा है, ये क्या, बेंजोइक एसिड। ओइक जिसमें आ गया समझ लो, ओइक जिसमें आ गया समझ लो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, ठीक ना। तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, प्लस में आपका C2H5OH एथेनॉल बन गया, क्या बन गया, एथेनॉल बन गया, ठीक ना। तो ये आपका था आज का जो वीडियो थी 2021 का सेट नंबर 1 पूरा कंप्लीट हुआ, वो भी 3 वीडियो में हुआ है। पार्ट नंबर 3 था, वो अंतिम पार्ट था। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी देख लीजिएगा। और 2022 का सेट 1 2 3 4 5 6 7 तक पूरा हल करा दिए, उसको नहीं देखे तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। अगर आपको मतलब PDF चाहिए तो ऊपर नंबर जो दिया गया उस पर आप लोग मतलब JKS व्हाट्सएप करके क्या कर सकते हैं, मतलब परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक ना, PDF को, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।